Hello student, today I will tell you about the first lesson of history. The third part of this lesson is the age of revolutions. Means the period of revolutions, that is called in Hindi क्रांतियों का युग या क्रांतियों का समय, जो कि 1830 से 1848 के बीच में देखा गया है। इसमें जो सबसे समझने वाली बात यह है कि इसमें जो कंजर्वेटिव रेजिम्स हैं उनके बारे में बात की गई है। कंजर्वेटिव रेजिम्स वो होते हैं जो ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशंस वो भी पुराने समय के, उनको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं और जिसके थ्रू वो अपनी पावर को फिर से पावर पाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे बहुत से प्रयास किए अपनी पावर को इकट्ठा करने के। जो लिबरलिज़म था यानी कि उदारवाद था और जो नेशनलिज़म था यानी कि राष्ट्रवाद था, वो भी अब बड़ी तेज़ी से मिल के आगे बढ़ रहे थे रेवोल्यूशंस के साथ। रेवोल्यूशन के साथ मतलब इन दोनों को आगे बढ़ाया जा रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में यूरोप के, जैसे कि जो इटालियन या फिर जर्मन स्टेट थे, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था इनका प्रभाव। और जो प्रोविंस थे ओटोमन एम्पायर के, जैसे कि आयरलैंड या पोलैंड, इनमें भी इन के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो ये जो रेवोल्यूशन थे ये मुख्य तौर पर लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग थे उनके द्वारा लागू किए, मतलब आगे बढ़ाए जा रहे थे। लिबरल नेशनलिस्ट का मतलब हो गया वो उदार राष्ट्रवादी व्यक्ति जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास से संबंधित थे, जो कि बड़े ज़्यादा पैसे वाले थे। उनके बीच में जो जो लोग थे वो प्रोफेसर थे या फिर स्कूल टीचर थे या फिर क्लर्क थे या फिर जो मेंबर थे कमर्शियल मिडिल क्लासेस के, और वो लोग एक तरीके से मध्य वर्ग से संबंधित होते थे। तो जो पहला क्रांतियों का जो दौर था वो फ्रांस में 1830 जुलाई में देखा गया था। और जो बोर्बन किंग थे उस समय पर, क्योंकि बोर्बन डायनेस्टी थी उस समय पर फ्रांस में, जिन्होंने अपनी पावर को कंजर्वेटिव रिएक्शन के दौरान 1815 में हासिल कर लिया था, लेकिन अब उनको उखाड़ के फेंका गया, यानी कि उनको ओवरथ्रोन कर लिया गया। किसके द्वारा? लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। फिर इन्होंने अपनी जो पावर थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के, मतलब उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फिर से इंस्टॉल किया कि किसके साथ है? लुइस फिलिप के साथ। लुइस फिलिप उस समय पर फ्रांस के राजा बन चुके थे, ठीक है ना, एज ए हेड। और यहीं पर मैटरनिक, जो ड्यूक मैटरनिक थे, जो चांसलर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि जब फ्रांस को छींक आती है या जुकाम लगती है तो पूरे यूरोप के ऊपर इसका प्रभाव देखा जाता है। इस सेंटेंस को हम लोग और भी इंस्टेंसेस में देखेंगे और भी जगह पर देखेंगे। तो जुलाई रेवोल्यूशन की जो चिंगारी थी उसकी वजह से जो होने वाली क्रांतियाँ थीं वो अब ब्रुसेल्स की आज़ादी का कारण बन रही थी, क्योंकि जो ब्रुसेल्स था 1830 में आज़ादी प्राप्त कर चुका था। किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड थे। वैसे तो ब्रुसेल्स को 2 बार आज़ादी मिली, एक तो 1830 में और दूसरी 1945 में। किससे? जर्मनी से। तो ये तो होगी बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब हम लोग बात करते हैं नीचे जो ये घटनाएं थीं जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स को और ज़्यादा मतलब संगठित कर रही थीं, कि इनके बीच में एजुकेटेड एलाइट के बीच में और पूरे यूरोप में, जिसमें से जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात की जाती है, यानी कि जो ग्रीक था उसकी आज़ादी की बात अब की जाने लगी थी। ग्रीस था जो कि किसका हिस्सा था? ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर वही है जो कि हम लोग 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय पर पढ़ चुके हैं से, कोई वहाँ पर खलीफा थे और इन्होंने इस तरीके से बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था। तो जो 15th सेंचुरी से ग्रीस के आज़ादी की बात की जाने लगी थी, जो ग्रोथ थी इन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की, यानी कि इन क्रांतियों के जो राष्ट्रवाद जो क्रांतियाँ हो रही थी इनकी जो शुरुआत हो रही थी यूरोप में, उसकी चिंगारियाँ जो अब एक तरीके से स्ट्रगल, मतलब कि एक तरीके से संघर्ष तैयार कर रही थी किसकी आज़ादी के लिए? ग्रीक्स, है ना, जो कि 1821 में स्टार्ट हो चुकी थी। और जो राष्ट्रवादी थे ग्रीस के, अब वो सपोर्ट लेने लगे थे उन ग्रीक्स लोगों का जिनका कि निष्कासन किया जा चुका था बहुत सारे ऐसे समय पर जब यूरोपियंस थे जो उनको मतलब वेस्ट की तरफ भगा दिया था। लेकिन वो अब उनकी सिंपैथी, यानी कि उनकी एक तरीके से सहानुभूति लेना चाहते थे एंशिएंट ग्रीक कल्चर का वास्ता देकर, जिससे कि वो मतलब फिर से अपनी आज़ादी को हासिल कर सकें। लेकिन उस समय पर जो पोइट थे, जो आर्टिस्ट थे, अब उन्होंने भर भर के ये गाना शुरू कर दिया कि जो यूरोप की जो सिविलाइजेशंस है और जो मोबलाइजेशन पब्लिक ओपिनियन है उसका जो पालना है वो ग्रीक से ही कहलाएगा।
ठीक है ना, जिससे कि वो बराबर से इसका समर्थन प्राप्त करते रहे और इसी बीच जो मुस्लिम एम्पायर था उसके अगेंस्ट में भी इन्होंने संघर्ष किए थे। फिर जो इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने कुछ फंड इकट्ठा करके वो युद्ध में चले गए थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कविता करना ही छोड़ दिया था, लेकिन फीवर की वजह से 1824 में वो मर गए। लेकिन अंततः जो कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी यानी कि पैक्ट होता है 1832 में, जिसकी वजह से ग्रीक्स को आज़ादी मिल जाती है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन की। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है वो एक ऐसा युग जिसमें फीलिंग्स से इमोशंस को ज़्यादा जगह दी जाती है, बजाय इसके कि साइंटिफिक फीलिंग या फिर एक तरीके से लॉजिकल चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। तो ये एक सही तरीके से राष्ट्रीय भावनाएं बन नहीं थी। तो जो डेवलपमेंट होता है राष्ट्रवाद का, वो अब केवल वार्स या टेरिटोरी एक्सपेंशन के थ्रू नहीं आ रहा था, बल्कि इसमें और भी चीज़ें अब जुड़ के देखी जा रही थी। जैसे कि हम लोग ने लेसन 3 हिस्ट्री में देख चुके होंगे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, तो इसमें भी लगभग वैसी चीज़ें ही देखी जाएंगी। जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक राष्ट्र के विचार को बनाने के लिए। जैसे कि आर्ट, ये पोइट्री, स्टोरीज़ या फिर जो म्यूजिक होते हैं, वो हेल्प करते हैं इस प्रकार के राष्ट्रवादी भावनाओं को और ज़्यादा एक्सप्रेस करने में और ज़्यादा मतलब शेप देने में। अब जैसे देखते हैं रोमेंटिसिज्म क्या है। रोमेंटिसिज्म एक प्रकार की फ़िलॉसफी होती है, एक प्रकार की आइडियोलॉजी होती है, जिसमें एक तरीके से इमोशंस को ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाती है, सेंटीमेंट को ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाती है। एक प्रकार का कल्चरल मूवमेंट है जिसमें कि एक प्रकार से नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को प्रमुख रूप से डेवलप किया जाता था। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पोइट थे, वो मुख्य तौर पर जो रीजन्स या साइंस के बेसिस पे जो मिलने वाली आज़ादी होती है इसका वो खंडन करते थे या इसका विरोध करते थे। लेकिन इसके अलावा वो जोर देते थे उन इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे या फिर मिस्टिकल फीलिंग्स में, जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। यानी कि वो एक तरीके लॉजिकल और साइंटिफिक वैल्यूज़ को जगह ना देकर इन चीज़ों को जगह दिया करते थे। इस प्रकार के मूवमेंट में जो उनका प्रयास होता था कि एक प्रकार का समझ पैदा की जाए जिसमें कि मिली जुली एक सभ्यता पैदा हो और जो एक तरीके से कॉमन हो और पुराने समय की हो, और जिससे कि देश का मतलब आधार तैयार हो सके। ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर है जिसमें आप मैसेकियर देख रहे हैं। एक चियोस नाम का एक आइलैंड है जिसको कि यूजेने डेला क्रोएक्स ने 1824 में पेंट किया था। अब जो कि क्योंकि ये फ्रेंच पेंटर थे डेला क्रोएक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कहलाते हैं, जो कि फ्रेंच रोमांटिक पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने एक बहुत ही बड़ी विशालकाय एक इमेज बनाई थी, जो कि ये शो करती है कि यहाँ पर जो 20,000 ग्रीक्स हैं जो कि मारे गए थे, और किसकी वजह से मारे गए थे? तुर्क्स की वजह से मारे गए थे, क्योंकि उनको बोला गया था मरने के लिए तुर्क्स को। ठीक ना, कौन से आइलैंड में? कियोस के नामक आइलैंड में, जो कि फ्रांस का ही है। अब इसमें इस पिक्चर को इस प्रकार से दर्शाया गया है जो कि महिलाओं को, जो बच्चे हैं उनको मतलब सफ़र करते हुए मुश्किलों में दिखाया गया है, और इसमें ऐसे बहुत से कलर्स का यूज़ किया गया है जिससे कि इमोशंस को या वैल्यूज़ को ज़्यादा वो जगह दे सकें। डेला क्रोएक्स जो ने एक प्रकार से जो इमोशंस हैं उनको इस प्रकार से दिखाने की कोशिश की है उन्हें देखने वाले जो विजनर हैं कि वो एक तरीके से ग्रीक से के लिए समर्थन पाना चाहते हैं। तो ये पेंटिंग इस प्रकार से तैयार की गई है। अब देखिए आगे जो दूसरे रोमांटिक्स थे, जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744-1803 बीच में, जिन्होंने दावा किया था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो अब केवल डिस्कवर किया जाएगा कॉमन लोगों के द्वारा ही। दास वॉक है जो कि जर्मन एक टर्म है, और जिसमें कि वो जो ये कॉमन कल्चर या नेशनलिज्म पाना चाहते हैं, जिसमें कि फोक सॉन्ग होने चाहिए, फोक पोइट्री या फोक डांस, यानी कि क्षेत्रीय चीज़ें होनी चाहिए, और जो कि एक प्रकार से वास्तविक या सच्चे मतलब आत्मा के साथ एक नेशंस को मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकें, यानी वॉक से साइट, जिसमें कि वो मतलब कलेक्शन करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे उन कई प्रकार के फोक कल्चर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, जो कि नेशन की बिल्डिंग के लिए आवश्यक माने जाते थे। फिर इसमें देखिए क्या है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था, और ऐसी बहुत सी फोकलोर को के भी कलेक्शन को तैयार किया गया था, जो कि
ना केवल मतलब एंशियन नेशनलिस्ट स्पिरिट को रिकवर कर सकें, बल्कि वो एक तरीके से नेशनलिस्ट मैसेज को इस बड़ी पब्लिक के बीच में ले जाएं जो कि मुख्य तौर पर इलिटरेट हुआ करती थी। इलिटरेट यानी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। आपको जैसे बता भी गया होगा कि 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन यूरोप की उस समय पर पढ़ी लिखी नहीं थी। मुख्य तौर पर ये जो ये केस है पोलैंड का है, जिसमें कि जब उसका पार्टीशन हो जाता है 18th सेंचुरी में ग्रेट पावर रूसिया या फिर ऑस्ट्रिया से, तो जो पोलैंड था अब लंबे समय तक एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में नहीं जाना गया था, बल्कि उसमें जो नेशनल फीलिंग थी उनको जीवित रखा गया था म्यूजिक और लैंग्वेज के द्वारा। कारोल कुलप्रिंस्की नाम के कोई के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखाया जा सकता है कि इसमें नेशनल स्ट्रगल को मतलब तैयार किया गया था ओपेरास के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू या फिर फोक डांस के थ्रू, जिसमें कि पोलोनेज एक प्रकार का डांस होता है जिसमें कि जो कपल होते हैं वो पूरे स्टेज में दौड़ दौड़ के नाचते हैं, और जो मर्जुका नाम का भी डांस होता है जो कि एक विशेष अवसरों में मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, जो कि नेशनलिस्ट सिंबल्स के तौर पर इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। फिर लैंग्वेज को एक तरीके से मतलब एक हथियार के रूप में देखा जाने लगा था राष्ट्रवादी संवेदनाओं को और ज़्यादा तैयार करने के लिए। बाद में रशियन ऑक्यूपेशन जब होता है, यानी कि रशिया जब पोलैंड को अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो जो पोलिश लैंग्वेज थी अब उनको स्कूलों से हटा दिया जाता है, जो रशियन लैंग्वेज है उनको फिर से हर जगह पर इम्पोज कर दिया जाता है। लेकिन 1831 में एक सशस्त्र विद्रोह होता है, किसके अगेंस्ट में? रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है ना, जहाँ पर मुख्य तौर पर इस मतलब जो क्रांति होती है इसको कुचल दिया जाता है। लेकिन आने वाले सालों में जो क्लर्जी होते हैं या फिर दूसरे लोग होते हैं, ठीक है ना, वो फिर से लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में यूज़ करने लगते हैं, मतलब अपने राष्ट्र की फिर से आज़ादी के लिए। जो पॉलिश थी अब उसका यूज़ किया जाने लगा था चर्च की उन गैदरिंग में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में जो प्राइस थे, जो बिशप थे, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया। जिसमें कि जो रशियन अथॉरिटी थी उन्होंने इनको इस वजह से दंड दिया क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज को सिखाने से मना करते थे। तो जो पॉलिश थी अब एक तरीके से सिंबल के तौर पर देखा गई, एक वेपन के रूप में देखी गई, किसके अगेंस्ट में? रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में। तो आपने ये चीज़ अच्छी तरह समझी होगी कि किस तरीके से जो ड्यूक मेटरनिक था, जिसने बोला था कि जो रोम का, जो फ्रांस का जो शीख होती है वो उसका असर पूरे यूरोप में होता है। तो इसका असर आपने दो जगह देखा होगा, एक तो आपने देखा होगा ग्रीस में और दूसरी जगह आपने देखा होगा पोलैंड में। तो ये दो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि जो ड्यूक मेटरनिक ने जो अपना स्टेटमेंट बोला था कि व्हेन द फ्रांस sieges एंड ऑल द या रेस्ट द यूरोप गॉट इट कैचेज यूल से कोल्ड, तो ये दो जगहों के लिए उसने निश्चित रूप तौर पर बोला है, ग्रीक्स और पोलैंड के लिए। तो होप स्टूडेंट आपने शायद ये वीडियो लेक्चर जो मैंने बुक से देखकर आपको समझाया है शायद आपको समझ में आया होगा, और शायद अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से पूछें। फिर यहाँ पर मैं आपको अलग से ग्रिम ब्रदर की जो कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, लिटरेचर में, कि किस तरीके से उन्होंने अपने राइटिंग्स के द्वारा एक बहुत बड़ी ऑडियंस को, एक बहुत बड़े पब्लिक को प्रभावित किया था, तो आप ये देख पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक्स, एंड अगेन आई विल प्रिपेयर द टॉपिक्स फॉर द सेम लेसन and history. If any problem you can comment, and please share my videos, like my videos, and very important to subscribe my channel also. Thank you to student listening me and watching me.